डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। तो जैसे कि मुझे पता है कि आप सभी की एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम रहती है कि मैम हमें एक्टिविटीज समझ नहीं आ रहे हैं और स्पेसिफिकली केमिस्ट्री के कौन से केमिकल में कौन सा केमिकल ऐड कर रहे हैं और क्या बन रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा, हम लोग ब्लैंक हैं। इसीलिए आपके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक्टिविटीज फ्रॉम द चैप्टर 2 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट। इस वीडियो में हम लोग एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि जितनी भी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज हैं हमारे चैप्टर 2 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट से वो सभी डिस्कस करेंगे। और आप देखना कि इस वीडियो को अगर आप लास्ट तक देखोगे, अपना कॉपी पेन उठाकर अच्छे से सब कुछ नोट करोगे, आपको इतने सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं ना यहाँ पे एग्जाम्स में कि बस मतलब छोड़ ही दो, क्या बात है कि जैकपॉट है ये वीडियो आपके लिए। तो बिल्कुल लास्ट तक देखना है और इसे बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं विद आवर एक्टिविटी 2.1। बट बिफोर स्टार्टिंग द एक्टिविटी मैं आपको एक बार बता देती हूँ दैट यहाँ पे हम लोग कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं। मतलब अगर आप इस लेक्चर को कंप्लीट करते हो, एट द एंड ऑफ द लेक्चर आप लोग क्या क्या सीख जाओगे। तो सबसे पहले एसिड्स और बेसिस का कलर, लिटमस सोल्यूशन, फिनोल्फ्थालीन और मिथाइल ऑरेंज में कैसा रहता है, इसके बारे में आपको बिल्कुल क्लैरिटी हो जाएगी। और कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी कलर बताने में। देन इसके बाद ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, बहुत ही अच्छा ये टॉपिक है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, और सीबीएसई में बहुत बार ये जो है यहाँ से क्वेश्चन आ चुके हैं। इसके बाद एसिड्स और बेसिस मेटल के साथ किस तरह से रिएक्ट करते हैं, मेटल कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड्स के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को जब लाइम वाटर के थ्रू पास किया जाता है वो मिल्की क्यों हो जाती है। देन इसके बाद एसिड्स और बेसिस एक दूसरे के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, एंड द रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड्स विद एसिड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इस बार भी सीबीएसई एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन आया, तो बिल्कुल आपको देखना है ये सारा वीडियो। इसके बाद व्हाट डू एसिड्स and bases have in common and what happens to an acid or a base in a water solution। इसके अलावा एक और बड़ी ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी मैंने आपके लिए रखी है लास्ट के लिए, अभी नहीं बता रही हूँ, वीडियो के लास्ट में ही बताऊंगी। और वहां से तो डेफिनेटली आपके चाहे बोर्ड्स हो चाहे हाउस टेस्ट हो, वहां से क्वेश्चन आना तो लाजमी है ही। तो देखो इतना सारा कुछ एक ही वीडियो में हम लोगों ने कवर कर लेना है और आपने देखना बहुत ही आसानी से सब कुछ समझ लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा यहाँ पे एक्टिविटी 2.1। तो यहाँ पे 2.1 एक्टिविटी में देखो क्या है, हमें बताया हुआ दैट कलेक्ट द फॉलोइंग सॉल्यूशंस फ्रॉम द साइंस लैब। आपको वेरियस सॉल्यूशंस की बात यहाँ पे करी जा रही है। कौन कौन सी चीजें हमें कलेक्ट करनी है, HCl that is hydrochloric acid, sulfuric acid that is H2SO4, acetic acid that is CH3COOH। इसके बाद है हमारे पास NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, देन देयर इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसके अलावा और क्या है हमारे पास है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो बेसिकली आप देख सकते हो यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे सेट ले लिया है कुछ स्पेसिफिक केमिकल्स का। इसके बाद कहा जा रहा है पुट अ ड्रॉप ऑफ ईच ऑफ द अबव सॉल्यूशन ऑन अ वॉच ग्लास 1 by 1 एंड टेस्ट विद अ ड्रॉप ऑफ इंडिकेटर्स एज शोन। तो यहाँ पे हम लोगों को ये पर्टिकुलर सब्सटेंसेस पिक करने के लिए बोला है और कहा है कि वॉच ग्लास के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, इनका एक एक ड्रॉप जो है पोर करेंगे, मतलब इन सभी का एक सैंपल लेंगे। सैंपल लेने के बाद हम लोगों ने इनके साथ ऐड करना है अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इंडिकेटर्स। यहाँ पे देखो स्पेसिफिक वर्ड जो है यहाँ पे यूज हो रहा है दैट इज इंडिकेटर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिकेटर्स हमारे पास ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि हमें एसिड और बेसिक सॉल्यूशंस में डिफरेंशिएट करके बता सकते हैं। ये अपने कलर को चेंज करते हैं ये बताने के लिए कि कोई भी जो हमारे पास सब्सटेंस है वो एसिड होगा या फिर वो बेस होगा। जिन इंडिकेटर्स की यहाँ पे बात हो रही है वो है रेड लिटमस, ब्लू लिटमस, फिनोल्फ्थालीन एंड मिथाइल ऑरेंज। और ये जो सभी के सभी
यहाँ पे इंडिकेटर्स हमें गिवन है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एट फर्स्ट लिटमस सोल्यूशंस के साथ, कि लिटमस सोल्यूशंस जो है, लिटमस सोल्यूशन किस तरीके से अपने कलर को चेंज करके हमें एसिड और बेस का फर्क बताते हैं। तो देखिए कितना क्लियर इलस्ट्रेशन है आपके पास। अगर मैं बात कर रही हूं यहाँ पे ब्लू लिटमस की, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ब्लू लिटमस, तो याद रखिएगा ब्लू लिटमस हमेशा कैसे टर्न होगा, ब्लू कलर हमेशा रेड हो जाएगा, कब, इन द एसिड सॉल्यूशन। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, दैट जो ब्लू सोल्यूशन है, अगर हमारा सैंपल सोल्यूशन की अगर हम लोग बात करते हैं, HCl सल्फ्यूरिक एसिड, या हमारा हो गया ये बेस हो गए, ये सारी चीजें, तो यहाँ से कोई भी एसिड हो, चाहे HCl हो, चाहे सल्फ्यूरिक एसिड हो, नाइट्रिक एसिड हो, या फिर हमारे पास हो एसिटिक एसिड, कोई भी एसिड, कोई भी सैंपल सोल्यूशन अगर आपके पास एसिडिक है, तो जो उसमें ब्लू लिटमस होता है, ब्लू लिटमस का कलर होता है, सोल्यूशन हो या पेपर हो, जो ब्लू लिटमस है वो क्या हो जाता है, ब्लू लिटमस हो जाता है रेड। ठीक है, यहाँ पे समझ आया। और इसी तरह से अगर हमारे पास कोई बेसिक सोल्यूशन हो, बेसिक सोल्यूशन में जो रेड लिटमस है वो एक्ट करते हैं। अगर हमारे पास कोई बेस है, बेस के केस में जो रेड लिटमस है, रेड लिटमस क्या हो जाएगा, ब्लू, अदरवाइज ये रिएक्शंस शो नहीं करते हैं। इतना याद रखना है आपको लिटमस के बारे में। लिटमस सोल्यूशन जो है, लिटमस सोल्यूशन या लिटमस पेपर, ठीक है, वो अगर हमारे पास रेड है, ठीक है, रेड लिटमस ब्लू हो जाएगा, रेड लिटमस क्या हो जाएगा, ब्लू, कौन से सोल्यूशन में, बेसिक सोल्यूशन में। जो हमारे पास ब्लू लिटमस है वो रेड हो जाएगा एसिडिक सोल्यूशन में। ऐसे याद रख लो, A फॉर एसिड, B फॉर ब्लू। एसिडिक सोल्यूशन में ब्लू लिटमस आपको क्या कलर देगा, रेड, और इसके ऑपोजिट जो हमारा रेड लिटमस है, रेड लिटमस क्या हो जाएगा, ब्लू, कब, इन द बेसिक सॉल्यूशन। ठीक है, बड़ा ही सिंपल है, यहाँ से देखकर हमें क्लियरली समझ में आ गया। अब हम लोगों ने बात करनी है फिनोफ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज की। ये कलर की जो यहाँ पे पहचान है वो भी होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन जो है वो जरूर आते हैं। ये रहा हमारा फिनोफ्थलीन एंड मिथाइल ऑरेंज। देखो, अगर हम लोग न्यूट्रल सोल्यूशन की बात करते हैं, न्यूट्रल सोल्यूशन मतलब जो ना एसिड है ना बेस है, न्यूट्रल सोल्यूशन में तो फिनोफ्थलीन रहती है कलरलेस, इसका कोई कलर नहीं है। इसी तरह से एसिडिक सोल्यूशन में भी जो हमारी फिनोफ्थलीन है वो क्या रहती है, कलरलेस रहती है। लेकिन अगर हम लोग किसी बेस की बात करते हैं, बेसिक सोल्यूशन में जो फिनोफ्थलीन है, फिनोफ्थलीन का कलर क्या हो जाएगा, पिंक। तो अगर एसिड है, एसिड के केस में फिनोफ्थलीन कोई कलर शो नहीं करेगी, लेकिन अगर बेस है, बेस के केस में जो फिनोफ्थलीन है वो क्या हो जाएगी, पिंक। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बहुत आते हैं। अब इसके बाद हम बात आते हैं मिथाइल ऑरेंज की। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज, ऑरेंज की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो मिथाइल ऑरेंज, ऑरेंज ही रहेगा, कब, न्यूट्रल सोल्यूशन में। अगर न्यूट्रल है तो ये ऑरेंज होगा। जैसे अगर हम लोग पानी में अगर हम लोग डाल दें मिथाइल ऑरेंज तो उसका कलर ऑरेंज ही रहेगा, लेकिन एसिड और बेस में इसके कलर जो है वो अलग रहते हैं। अगर एसिडिक सोल्यूशन है तो इसका कलर रेड होगा, अगर बेसिक सोल्यूशन है तो इसका कलर येलो होगा। मिथाइल ऑरेंज एसिड सोल्यूशन में रहता है रेड, और बेस सोल्यूशन में रहता है ये येलो। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये कलर्स आपको याद रखने हैं। अब लिटमस के दोबारा रिकॉल कर लो, ब्लू लिटमस एसिड सोल्यूशन में क्या हो जाता है, रेड, रेड लिटमस बेसिक सोल्यूशन में क्या हो जाता है, ब्लू, अदरवाइज इनका कोई भी एक्ट नहीं है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये सभी टेबल जो हैं अपनी बुक में फिल कर लेंगे, सो दैट फ्यूचर रेफरेंस के लिए आपके पास जो चीजें हैं वो सेफ रहें। वेरी गुड, समझ में आ गया। कमेंट बॉक्स में हमें बताओ दैट 2 पॉइंट एक्टिविटीज डन, साथ साथ मुझे बताते जाओ 2.1 जो है आपकी डन हो गई है। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारे पास
एक्टिविटी 2.2 इट इज रिलेटेड टू ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। किससे रिलेटेड है ये? ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स ऐसे इंडिकेटर होते हैं दैट चेंज स्मेल इन द एसिड एंड बेसिक मीडियम। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स चेंज स्मेल, ये अपनी स्मेल को चेंज करके बताएंगे कि कोई भी जो सोल्यूशन है वो एसिड है या फिर बेस है। आपने अपने बायोलॉजी में पढ़े होगा ना ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, वो जो नोज के साथ रिलेटेड है। तो समथिंग रिलेटेड टू स्मेल, जो स्मेल होती है उसके रिलेटेड जो वर्ड हम लोग यहाँ पे साइंस में यूज करते हैं, यहाँ पे आ गया ऑल्फैक्टरी। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या करते हैं? ये अपनी स्मेल को चेंज करके बताते हैं कि कोई भी जो सब्सटेंस है हमारे पास एसिडिक होगा या बेसिक। यहाँ पे आपको पूरा प्रोसीजर बता रखा है दैट आपने, अभी हमें आपको एग्जांपल्स दे रही हूँ। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स में हमारे पास आ जाते हैं अनियंस, there is vanilla essence and clove oil। ये तीनों के तीनों क्या है? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ये ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हैं, मतलब ये एसिड और बेस में डिफरेंट डिफरेंट स्मेल्स रखते हैं। तो यहाँ पे एक्टिविटी में हमें क्या बताया गया है कि हमें कुछ अनियंस ले लेने हैं, प्याज ले लेने हैं, उन्हें फाइनली चॉप करना है, ठीक है। और फिर क्या करना है, कैसे चॉप करेंगे? टेक सम फाइनली चॉप्ड अनियन इन अ प्लास्टिक बैग अलॉन्ग विद सम स्ट्रिप ऑफ क्लीन क्लोथ। कि मतलब एक हमें प्लास्टिक का बैग लेना है, जो कोई भी आपने बैग लेना है प्लास्टिक, इसलिए कि उसमें कुछ लीक ना हो, ठीक है। सब कुछ जो है वो मतलब कि सेव रहे, कि ना उसका जो एसेंस है वो लीक हो, ना ही उसकी जो ओडर है वो कहीं लीक हो जाए, कुछ नहीं। एक प्लास्टिक का बैग लेना है, उसमें चॉप्ड अनियंस डालना, साथ में एक जो क्लीन कपड़ा है, साफ कपड़ा है, उसकी स्ट्रिप्स डालनी है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बैग को टाई अप कर देंगे और उसको पूरी रात ऐसे ही पड़ा रहने देंगे फ्रिज में। अब ये जो कॉटन क्लॉथ, ये जो आपने फाइनली चॉप्ड अनियन के साथ जो कॉटन क्लॉथ रखा है ना, या फिर कोई भी कपड़े का जो स्ट्रिप आपने रखा है, उसको हम लोग अभी यूज कर सकते हैं एसिड और बेस को डिटेक्ट करने के लिए। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, जो हमारे पास क्लॉथ की स्ट्रिप है उसे क्लीन किसी साफ सुथरे सरफेस के ऊपर रखेंगे और उसके ऊपर कुछ ड्रॉप्स डालेंगे HCl की, और ऐसे ही दूसरी स्ट्रिप पे हम लोग कुछ ड्रॉप्स डालेंगे NaOH सॉल्यूशन की, ठीक है। मतलब एक स्ट्रिप को हम लोगों ने यूज कर लिया एसिड को डिटेक्ट, मतलब कि एक स्ट्रिप को हमने यूज कर लिया एसिड और एक को यूज कर लिया हमने बेस को देखने के लिए, जांचने के लिए कि क्या चेंज आ रहा है, ठीक है। हमने जो स्ट्रिप ली है, कॉटन स्ट्रिप हमारे पास है, एक पे हमने क्या किया, एक पे हमने HCl डाल दिया, दूसरे पे हमने क्या किया, दूसरे पे हमने डाल दिया NaOH। अब ये कैसे स्मेल को चेंज करेंगे, ये चीज को हमें देखना है। तो बेसिकली आपने याद रखना है, अनियन हो, वेनिला एसेंस हो, या फिर हो हमारे पास क्लोव ऑयल, जो एसिड सोल्यूशन होते हैं, एसिड सोल्यूशन में ये अपनी स्मेल को रिटेन रखते हैं, मेंटेन करके रखते हैं, बनाकर रखते हैं। एसिडिक सोल्यूशंस में इनकी स्मेल को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम ये ऑब्जर्व करेंगे, जिस स्ट्रिप पे हमने HCl डाला उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जिसके ऊपर, जिस स्ट्रिप के ऊपर, जिस कॉटन स्ट्रिप के ऊपर हम लोगों ने बेस डाला होगा, वहां पे जो स्मेल है इनकी खत्म हो गई होगी। आप खाते हो ना वेनिला आइसक्रीम, वो वेनिला का कितना अच्छा फ्लेवर हमें, मतलब कि स्मेल करते ही पता चल जाता है भी इसमें वेनिला है। वो जो वेनिला का जो स्पेसिफिक उसका ऑर्डर है, वो ऑर्डर खत्म हो जाएगा। क्लोव ऑयल, लौंग का तेल, उसको पता है ना आपको कि क्लोव ऑयल का एक बड़ा करेक्टरिस्टिक स्मेल रहता है, प्याज का बड़ा करेक्टरिस्टिक स्मेल रहता है। ये जो इनका करेक्टरिस्टिक स्मेल है ना, ये बेसिक सोल्यूशन में खत्म हो जाएगा। they they lose their smell in the basic medium but they retain their smell in the acidic medium। ये चीज यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसी तरह से नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ रहे हैं टू आर एक्टिविटी 2.3। 2.3 एक्टिविटी हमें बता रही है दैट हाउ एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विद मेटल्स। सबसे पहले हम लोग रिएक्शन देखेंगे बिटवीन एसिड एंड अ मेटल। आपने याद रखना है एसिड मेटल के साथ
कैसे रिएक्ट करेगा इस एक्टिविटी के बेसिस पे। और ये जो डायग्राम है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे बनाकर अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, यहाँ से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन देखे गए हैं। तो क्लियरली यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है, आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है। टेस्ट ट्यूब में क्या किया, टेस्ट ट्यूब में ऐड किया डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। क्या ऐड कर रहे हैं ये, डाइल्यूट फॉर्म में सल्फ्यूरिक एसिड। और साथ में क्या ऐड किया, साथ में ऐड कर दिए जिंक ग्रैन्युअल्स, मतलब जिंक को ऐड करा इन द सॉलिड फॉर्म। क्या हुआ, अब आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो हमारे पास टेस्ट ट्यूब है, यहाँ पे बबल्स बनने शुरू हो गए हैं। और ये जो बबल्स हैं ये किसके हैं, ये हाइड्रोजन गैस के हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कभी भी मेटल जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस डेफिनेटली इवॉल्व होगी ही होगी। मतलब एसिड का जो हाइड्रोजन कंटेंट है यहाँ से इट इवॉल्व्स एज हाइड्रोजन गैस। और पीछे बचा क्या, इधर से आपके पास मेटल बच जाता है और इधर से इसका एनोनिक पार्ट बच जाता है एसिड का। ये मिला के बना देगा हमारे पास ZnSO4 विच इज अ सॉल्ट। तो कभी भी एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, सॉल्ट अलोंग विद द एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। कोई भी मेटल हो, कोई भी मेटल, कोई भी एसिड इन द डाइल्यूट फॉर्म अगर आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो सॉल्ट बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। यहाँ पे एक्सेप्शन है नाइट्रिक एसिड की, उसके बारे में डिटेल स्टडी जो है हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये है कि ये जो हाइड्रोजन गैस बनी है इसके बबल्स इस डिलीवरी ट्यूब के थ्रू होते हुए कहाँ तक जाएंगे, सोप सोल्यूशन में। और जब सोप के बबल्स बनेंगे उस सोप के बबल्स में क्या फिल हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस। अब ये हाइड्रोजन गैस बनी है हमें कैसे पता चला, जब हम इसके नजदीक एक बर्निंग कैंडल लेकर आते हैं तो ये जो बबल्स है जिनमें हाइड्रोजन गैस फिल्ड है दे ऑल बर्न विद पॉप साउंड। तो यहाँ पे एक करेक्टरिस्टिक है हाइड्रोजन गैस का, दैट हाइड्रोजन गैस बर्न्स विद पॉप साउंड। अगर तो पॉप साउंड आएगी, ऐसे पॉप 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 करके जो है बबल्स बर्स्ट हो जाएंगे तो इसका मतलब हाइड्रोजन है। अगर पॉप साउंड नहीं आएगी तो इसका मतलब जो हमारे पास हाइड्रोजन गैस है वो नहीं बनी है। तो यहाँ पे जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो ये है दैट जो मेटल्स जब भी डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो आम तौर पर, जनरल तौर पर कौन सी गैस इवॉल्व होती है, हाइड्रोजन गैस। और आप उसको कैसे डिटेक्ट कर सकते हो, बाय ब्रिंगिंग अ बर्निंग कैंडल नियर द गैस। इफ इट बर्न्स विद अ पॉप साउंड दैट मीन्स इट इज हाइड्रोजन गैस। तो मतलब ये जो पॉप साउंड वाला यहाँ पे केस है, दिस इज द टेस्ट फॉर डिटेक्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस। ये हाइड्रोजन गैस की डिटेक्शन टेस्ट है कि अगर आपको डिटेक्ट करना हो हाइड्रोजन गैस बनी है या नहीं बनी है तो कैसे डिटेक्ट करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी, मार्क कर लीजिए जो भी इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, हाउ डू बेसिस रिएक्ट विद मेटल। बेसिस कैसे रिएक्ट करते हैं मेटल के साथ। तो यहाँ पे मैंने आपको एक अच्छी सी इलस्ट्रेशन देने के लिए बताया है। आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है NaOH एक्वस, NaOH एक्वस। इस एक्वस का मीनिंग बच्चों को अच्छे से क्लियर नहीं होता, वो मैं बता रही हूँ। देखो अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड को देखोगे ना, ये ऐसे सॉलिड फॉर्म में, इसके ऐसे पैलेट्स होते हैं, ठीक है, ये सॉलिड फॉर्म में हमें मिलता है इन द लैब। लेकिन हमें जो रिएक्शन करवाना है इसके सोल्यूशन का करवाना है, तो हमें ये जो हमारे पास सॉलिड सोडियम हाइड्रोक्साइड के पैलेट्स हैं, हम इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं। अपनी क्वांटिटी के हिसाब से हम लोग, अपनी कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब के साथ हम लोग जो है वो वाटर लेंगे। ये कैसे कॉन्सेंट्रेशन बनाते हैं ये आपको बड़ी क्लास में बताएंगे, 11 में हो जाओ फिर बताएंगे, ठीक है। जब हम इसको वाटर में डिसॉल्व करके, सॉलिड है ना, वाटर में डिसॉल्व करके इसका सोल्यूशन बनाएंगे, ऐसा सोल्यूशन बनेगा। तब जब ऐसा सोल्यूशन बन गया तब इसको बोलते हैं इसका एक्वस सोल्यूशन। नहीं तो पहले तो ये ऑल जो हमें आम तौर पे मिलता है वो तो हमें सॉलिड फॉर्म में ही मिलता है। अब इस
एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन हमें करवाना है जिंक मेटल के साथ। ये जिंक मेटल हमें इस तरह से सिल्वरी फिनिश पर मिल रहा है। ये मैं आपको दिखाने के लिए लगाया है कि एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड और जिंक का क्या मीनिंग है। तो NaOH इन द एक्वस फॉर्म, इसका रिएक्शन हमें देना है जिंक के साथ। जैसे एसिड्स मेटल के साथ रिएक्ट करने पर हमें सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाकर देते हैं, वैसे ही सेम अगर हमारे पास बेस का एक्वस सॉल्यूशन है, उसमें भी हमने मेटल डाल दिया, तभी भी हमें सॉल्ट मिलेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। अब सॉल्ट हमें क्या मिल रहा है, सॉल्ट थोड़ा कॉम्प्लेक्स मिलेगा। अब देखो हमें हाइड्रोजन गैस चाहिए, हाइड्रोजन गैस में हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के कितने एटम होते हैं, 2, लेकिन NaOH में तो केवल और केवल एक ही हाइड्रोजन है। तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स हैं लगेंगे, किसके, NaOH के। तो दोनों से एक एक हाइड्रोजन निकलेगा और यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगी, हाइड्रोजन गैस। अब बचा क्या हमारे पास, इधर से बचे 2 सोडियम Na2, एक बचा जिंक, 2 बचे ऑक्सीजन Na2ZnO2 which is named as सोडियम जिंकेट। ठीक है, ये जो सोडियम जिंकेट है ये बना हमारे पास सॉल्ट। वेरी इंपॉर्टेंट और CBSE एग्जाम्स में बहुत बार ये जो रिएक्शन है वो आ चुकी है। सीधा ही क्वेश्चन पूछ लेते हैं दैट हाउ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन रिएक्ट्स विद जिंक मेटल। बच्चे सब कुछ लिख देते हैं लेकिन सॉल्ट भूल जाते हैं, ये सॉल्ट कैसा लिखना है। ठीक है, तो फॉर्मूला याद रखेंगे, नाम याद रखेंगे। फॉर्मूला है Na2ZnO2, नाम है सोडियम जिंकेट। ठीक है, इसे बोलते हैं ना शहंशाह, नाम तो सुना ही होगा, बस वही चीज है सोडियम जिंकेट, तुम लोगों को याद रखना है। मैंने नाम सुना दिया है, अब एग्जाम में तुम लोगों को याद रहना चाहिए, सोडियम जिंकेट Na2ZnO2। 1-2 बार रिएक्शन को लिख के देखो, आराम से हो जाएगा। प्रैक्टिस जो है एक पर्सन को हमेशा परफेक्ट बनाती है, तो प्रैक्टिस करते रहिए, उसे छोड़ना नहीं है। मेहनत बहुत जरूरी है, मेहनत इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब नेक्स्ट आ गई हमारी एक्टिविटी 2.5, जिसमें हम लोग देखेंगे मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स किस तरह से रिएक्ट करते हैं एसिड्स के साथ। अब जैसे यहाँ पे इन्होंने ले लिया है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl इन द डाइल्यूट फॉर्म, और इसमें ये क्या ऐड कर रहे हैं, ये ऐड कर रहे हैं सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट इज Na2CO3। मतलब ये रिएक्शन हो गया बिटवीन एसिड, सोडियम क्या है, एक मेटल, CO3 है उसका कार्बोनेट फॉर्म। सो इट इज अ रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड मेटल कार्बोनेट। अभी देखो क्या होगा, यहाँ पे हमें बताया जा रहा है जैसे ही हमने HCl लिया टेस्ट ट्यूब में, उसमें सोडियम कार्बोनेट ऐड करा, यहाँ पे बबल्स बनने शुरू हो गए गैस के, किसी गैस के बबल आने शुरू हो गए। अब वो गैस कौन सी है डिटेक्ट करने के लिए क्या किया, एक डिलीवरी ट्यूब लगाया जिसके थ्रू गैस जो है वो ट्रांसफर हो सके। या यहाँ सोडियम कार्बोनेट था और यहाँ इस टेस्ट ट्यूब में ले लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन CaOH होल ट्वाइस विच इज लाइम वाटर। अब हमने हमारी छोटी क्लासेस से पढ़ा हुआ है लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, पढ़ा है ना छोटी क्लासेस में, बहुत सेंटेंस हमें याद हो जाता है ये तो बोल बोल के, दैट लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। कमेंट बॉक्स में बताओ जब कौन सी गैस उसके थ्रू पास होती है, टर्न्स मिल्की व्हेन, कौन सी गैस, कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ, व्हेन, यस, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड थ्रू इट। लाइम वाटर मिल्की हो जाता है जब उसके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड पास करवाई जाएगी। और ऐसा ही हुआ, HCl लिया, उसमें सोडियम कार्बोनेट डाला और जब गैस को इधर डिलीवरी ट्यूब से ट्रांसफर करके पास करवाया लाइम वाटर के थ्रू, लाइम वाटर क्या हो गया,
मिल्की। इसका मतलब रिएक्शन के दौरान कौन सी गैस पैदा हुई? रिएक्शन के दौरान इवॉल्व हुई है कार्बन डाइऑक्साइड। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है कभी भी एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर रहा है, जिस भी मेटल का कार्बोनेट है उसका सॉल्ट बनेगा, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होगी और साथ में इवॉल्व होगा, यहाँ पे बनेगा, प्रोड्यूस होगा वाटर। HCl प्लस Na2CO3। याद रखना है दैट सोडियम कार्बोनेट या किसी भी मेटल कार्बोनेट का जो कार्बोनेट पार्ट है और एसिड का जो हाइड्रोजन पार्ट है, ये तो बिजी हो जाएंगे इन द फॉर्मेशन ऑफ H2O एंड CO2। और जो पीछे बच गया, पीछे क्या बचा? इधर से सोडियम और इधर से Cl। ठीक है, जो पीछे बच गया वो रहेगा हमारा सॉल्ट। वाटर बनाना है ना, H2O, 2 हाइड्रोजन्स की जरूरत है, तो मतलब HCl के भी कितने मॉलिक्यूल यहाँ पे यूज होंगे? 2। ठीक है, 1 कार्बन 3 ऑक्सीजन, यहाँ से 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन ने मिलकर बनाया वाटर। कार्बन और बचे 2 ऑक्सीजन ने बनाया CO2, इधर से 2 Na और इधर से 2 Cl ने बनाया 2 NaCl। बैलेंसिंग है वो तो कभी भी की जा सकती है, लेकिन रिएक्शन लिखना सीख लो। रिएक्शन में क्या लिखेंगे? कभी भी एसिड अगर मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर रहा है तो जितना भी एसिड का हाइड्रोजन पार्ट है, जितना भी मेटल कार्बोनेट का कार्बोनेट पार्ट है, ये सारा का सारा बिजी हो जाएगा इन द फॉर्मेशन ऑफ H2O एंड CO2। जो बच जाएगा आपके पास वो रह जाएगा इसका सॉल्ट। ऐसी ही कोई और एग्जांपल हम लोग ट्राई कर लेते हैं। मान लो आपके पास सोडियम कार्बोनेट है Na2CO3, इसमें आपने डाल दिया सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। अभी मैंने आपको क्या बताया? अभी मैंने आपको बताया कि जितना भी कार्बोनेट से कार्बोनेट वाला पार्ट है मेटल कार्बोनेट से और एसिड से हाइड्रोजन पार्ट है, ये किस में बिजी हो जाएंगे? इन द फॉर्मेशन ऑफ H2O एंड CO2। जो बच गया, इधर से सोडियम, इधर से सल्फेट Na2SO4, जो बच गया वो क्या बन जाएगा? सॉल्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, दोबारा से रिकॉल कर लो। क्या रिकॉल करेंगे हम लोग कि अगर हमारे पास कोई भी हमारे पास एसिड है, जैसे इस यहाँ पे हमारे पास स्पेसिफिक रिएक्शन में हम लोग बात कर रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड की, HCl। इसमें हमने डाला किसी मेटल का कार्बोनेट, यहाँ पे हम कौन सा कार्बोनेट डाल रहे हैं? सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। क्या होगा? जो मेटल कार्बोनेट है इससे कार्बोनेट पार्ट, एसिड से हाइड्रोजन पार्ट, ये हमें क्या देगा? H2O एंड CO2। बैलेंसिंग होती रहेगी। जो बच गया पीछे, इधर से सोडियम और इधर से क्लोराइड आयन, ये मिलके क्या बना देंगे? सॉल्ट। ठीक है, 2 हाइड्रोजन लग रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हमारे पास HCl के कितने मॉलिक्यूल्स यूज होंगे? 2। तो हमारे पास क्या बन गया? H2O CO2 और इधर से 2 NaCl। वेरी इंपॉर्टेंट, 1-2 बार प्रैक्टिस करो, समझ में आ जाएगा। डन। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे मैंने बताई कि अगर आपके पास लाइम वाटर है, लाइम वाटर बेटा याद रखना, लाइम वाटर इज कलरलेस, और इसके थ्रू अगर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड पास करवाते हैं तो पूरा सोल्यूशन क्या हो जाता है? मिल्की। नाउ व्हाई डज दैट हैपन? लाइम वाटर क्या है हमारे पास? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सोल्यूशन, दिस इज लाइम वाटर। लाइम वाटर के थ्रू हम लोग पास करवा रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब भी लाइम वाटर के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड पास करवाई जाती है तो हमारे पास बनता है कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। क्या बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, और इसी CaCO3 की वजह से आती है
मिल्कीनेस। इसी की वजह से क्या आती है, मिल्कीनेस, मिल्कीनेस अपीयर होती है सॉल्यूशन में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है, इसे याद रखिए। और साथ में एज अ बाय प्रोडक्ट बनता है वाटर। एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाई लाइम वाटर टर्न्स मिल्की व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू इट। तो आपको पता होना चाहिए यहाँ से बनता है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसके वाइट कलर के प्रेसिपिटेट्स होते हैं, और इसके प्रेसिपिटेट्स के कारण ही जो मिल्कीनेस है वो अपीयर होती है। अब इसका एक और पार्ट है, मान लो यहाँ पे मिल्कीनेस आ गई, लाइम वाटर के कार्बन थ्रू आपने कार्बन डाइऑक्साइड पास करवाया, ये मिल्की हो गया, आप हट नहीं रहे हो, आप फिर भी इसके थ्रू CO2 पास करवा रहे हो, अब क्या होगा? ठीक है, अब क्या होगा? लाइम वाटर के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड पास करवाया, ये मिल्की हो गया, आप फिर भी नहीं रुक रहे हो, आप फिर भी कार्बन डाइऑक्साइड पास करवा रहे हो, अब बताओ क्या होगा, मुझे कमेंट बॉक्स में, अगर नहीं पता है तो वो भी बताओ कमेंट बॉक्स में, फिर मैं लेके आती हूँ आपके लिए सेपरेट वीडियो इसके लिए। देखो मेरा क्वेश्चन बड़ा क्लियर है, और ये CBSE का क्वेश्चन है, मेरा नहीं है, कि लाइम वाटर के थ्रू आप कार्बन डाइऑक्साइड पास करवाओगे, इट विल टर्न लाइम वाटर मिल्की, लेकिन आप फिर भी नहीं रुक रहे हो, यू आर पासिंग द कार्बन डाइऑक्साइड इन एक्सेस। अब बताइए क्या होगा? अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में बताओ, नहीं पता है तभी भी बताओ दैट मैम प्लीज टेल अस कि यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन दोबारा से आया CBSE एग्जाम में और फिर नहीं आंसर कर पाओगे तो पछताओगे कि हमने पूछा नहीं, जबकि मैम ने बोला था कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सो आई वांट दिस आंसर इन द कमेंट बॉक्स, ईदर द आंसर और योर क्वेरी, दोनों में से एक चीज जो है वो मुझे कमेंट बॉक्स में मिलनी जरूर चाहिए। आई विल वेट फॉर इट। नेक्स्ट, हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विद ईच अदर। एक दूसरे के साथ एसिड और बेस कैसे रिएक्ट करेंगे, ये जो एक्टिविटी है ना, ये मैंने बड़ी ही क्लियर इलस्ट्रेशन के साथ विद एक्सपेरिमेंट समझाई हुई है। इस एक्टिविटी के लिए जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आपको वो रिएक्शन, वहां पे जो मैंने रिएक्शन समझाए हैं वो आपको जाकर देखने हैं। नेक्स्ट आ जाओ ऑन टू द एक्टिविटी 2.7, इतना इंपॉर्टेंट एक्टिविटी कि यहां से जो 2024 के CBSE एग्जाम्स हैं वहां भी क्वेश्चन आ रखा है। सो द एक्टिविटी स्टेट्स take a small amount of copper oxide, that is CuO, copper oxide in a beaker and add dilute hydrochloric acid to it। और उसमें हम लोग क्या डालेंगे, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और बताइए कलर क्या होगा सोल्यूशन का। कलर बताने से पहले हमें ये तो पता हो कि रिएक्शन में क्या हो रहा है। तो यहाँ पे आपके पास कॉपर ऑक्साइड है जिसमें आपने HCl डाला, कॉपर का क्लोराइड फॉर्म मिलेगा, दैट इज CuCl2, और साथ में बनेंगे वाटर मॉलिक्यूल्स H2O। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 आ जाएगा, और हमें क्या मिला, CuO अपॉन रिएक्टिंग विद 2 मोल्स ऑफ HCl, Cu यहाँ से 2 क्लोरीन Cl2 और 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन के साथ वाटर। अब हमें कलर बताना है। कलर आपने याद रखना है ऐसे देखकर, ये जो कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड का कलर होता है हमारे पास ब्लैक। कॉपर ऑक्साइड का कलर क्या है, ब्लैक। इसमें हमने ऐड किया HCl, जो रिएक्ट होने पे हमें देता है CuCl2। CuCl2 का कलर है ब्लू ग्रीन। दिस इज, देखो ना पूरे तरीके से ब्लू है ना पूरे तरीके से ग्रीन है, अगर ग्रीन होता तो कुछ ऐसा दिखता है ना। सो इसका कलर क्या है, ब्लू ग्रीन। ये देखो, ये आपकी एक्टिविटी में भी मेंशन्ड है, और जो NCERT में मेंशन है CBSE वहां से क्वेश्चन पूछती है। आपकी NCERT आपके लिए भगवान है। इधर उधर हम लोग जो इतनी सारी बुक्स के पीछे भागते हैं ना, वो कहते हैं ना कि हम इधर उधर भटकते फिर रहे हैं, भगवान तो अंदर ही है। बस वही है, NCERT आप सबके पास है, लेकिन उसको कोई ध्यान से पढ़े तब है ना। जिसने NCERT की एक एक लाइन को मास्टर कर लिया,
उसके लिए 100 आउट ऑफ 100 साइंस में बड़े ही अच्छे तरीके से आ सकते हैं। लेकिन आपको एनसीईआरटी को पढ़ना और समझना बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ इसे लीव मत कीजिए। इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू ऑल कि अगर आप अपना डिजायर्ड स्कोर चाहते हैं, इफ यू वांट 95, 98, 100, वॉट एवर यू वांट, व्हाटसोएवर यू वांट, ठीक है, उसके लिए एनसीईआरटी बहुत ज़रूरी है। देखो क्वेश्चन आया सीबीएसई में और एनसीईआरटी बता रही है उस चीज को, तो आप इसे इग्नोर मत कीजिए। तो कलर चेंज आप क्या ऑब्जर्व करेंगे? कलर चेंज आप ऑब्जर्व करेंगे कि ब्लैक से कलर किस में कन्वर्ट हो गया, फ्रॉम ब्लैक इट कन्वर्टेड टू ब्लू ग्रीन। और स्पेसिफिकली कलर पूछा गया था, रिएक्शन पूछी गई थी। यहाँ पे कलर बताने का अलग से एक नंबर था और रिएक्शन को बैलेंस लिखने का भी यहाँ पे एक नंबर था। बैलेंस इक्वेशन यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है। CuO plus 2HCl gives CuCl2 plus H2O। ठीक है, इसको भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है अपनी बुक में मार्क कर लो। नेक्स्ट आ गया हमारे पास दैट व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड बेसिस हैव इन कॉमन। सो बेसिकली यहाँ पे क्या है हमारे पास, यहाँ पे हमें एक सेटअप दिया गया, एक बीकर, ठीक है, उसमें नेल्स लगाई गई हैं और इसको अटैच किया बैटरी के साथ। बेसिकली एनोड कैथोड जो है बना दी, जो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच कर दिया एनोड, जो नेगेटिव के साथ कर दिया कैथोड। नाउ यहाँ पे बोला गया ऐसे इस सेटअप में हम बारी बारी कुछ ऐड करेंगे, जैसे डाइल्यूट HCl ऐड कर दिया, वो हमें एक्टिविटी में बता रहे हैं। दैट आप क्या करेंगे, यहाँ पे HCl जो है पोर कर देंगे बीकर में। फिर इसी प्रोसेस को रिपीट करेंगे हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। फिर इसी प्रोसेस को हम लोग रिपीट करेंगे ग्लूकोज और अल्कोहल के साथ। सो बेसिकली यहाँ पे हमें क्या बताया, हमने HCl डाला, HCl के अलावा क्या डालेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड, ग्लूकोज डालेंगे, अल्कोहल्स डालेंगे। हम इवन इसमें NaOH भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे डाइल्यूट HCl है, यहाँ पे सेकेंड केस में सल्फ्यूरिक एसिड ले लो, थर्ड केस में NaOH ले लो, फोर्थ केस में अल्कोहल ले लिया, फिफ्थ केस में हमने क्या किया, यहाँ पे ले लिया हमारे पास ग्लूकोज। ठीक है, अभी क्या हुआ, कहते बताओ किस केस में जो बल्ब है वो ग्लो करेगा। अब आप फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हो, आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी कब कंडक्ट होती है, जब नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करते हैं। जब चार्जेस मूव करते हैं, अगर तो चार्ज होगा, अगर चार्ज होगा प्रेजेंट, मूवमेंट ऑफ चार्जेस होगी तो करंट यहाँ पे कंडक्ट होगा, अदरवाइज इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है हमारे पास, चाहे हमारे पास HCl हो विच इज एन एसिड, चाहे हमारे पास NaOH हो विच इज अ बेस, जब भी हम लोग इसका एक्वा सोल्यूशन बनाएंगे, एक्वा सोल्यूशन मतलब इनका वाटर सोल्यूशन होगा, ये हमें आयंस प्रोवाइड करते हैं। एसिड हमें क्या प्रोवाइड करेगा, एक तो Cl अलग निकल गया, Cl नेगेटिव, यहाँ से बनना है H पॉजिटिव, वाटर के साथ मिलके बनाता है हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव, और यहाँ से ये हमारे पास जो हमारे पास बेसेस होते हैं, ये भी अपने एक्वा सोल्यूशन में अपने आयंस बनाते हैं, जैसे ये बनाएगा Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव। ठीक है, अब देखो आयंस की प्रोडक्शन हो रही है इन बोथ एसिड्स एंड बेसिस। एसिड्स और बेसिस दोनों ही जो हैं वो आयंस प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। सल्फ्यूरिक एसिड के केस में बल्ब ग्लो होगा, ठीक है, NaOH के केस में होगा, HCl के केस में होगा, अल्कोहल और ग्लूकोज में बल्ब ग्लो नहीं होगा क्योंकि ये आयन नहीं बनाते हैं। तो ऑब्जर्वेशन हमारी क्या रहेगी, द बल्ब ग्लोज विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, बट डज नॉट ग्लो विद अल्कोहल और ग्लूकोज। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो एसिड होते हैं ये वाटर सोल्यूशन में आयोनाइज करते हैं, और जब आयंस, ठीक है, अच्छे से मूव कर पाते हैं इधर उधर, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है और बल्ब ग्लो करता है, जबकि अल्कोहल और ग्लूकोज जो है ये
ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ये पानी में आयोनाइज नहीं होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं करते हैं। तो यहाँ से यही हम लोग कंक्लूजन निकालेंगे दैट एसिड हो, बेस हो, सॉल्ट हो, ये सभी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है वाटर की उन्हें इंक्रीज कर देते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, कितनी अच्छी चीज हमने पढ़ी है, बहुत अच्छी चीज। ठीक है, नेक्स्ट आ गया हमारे पास व्हाट हैपेंस टू एन एसिड एंड अ बेस इन वाटर सॉल्यूशन। ये एक्टिविटी बड़े ही डिटेल में मैं करवा चुकी हूँ एक बार। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एक बार इन शॉर्ट बता देती हूँ, डिटेल और ज्यादा देखनी है तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे हमें कहा गया, हमने लिया 1 ग्राम सोडियम क्लोराइड दैट इज NaCl किसी ड्राई एकदम सूखी टेस्ट ट्यूब में, और इसमें हम लोग ऐड कर दे रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। क्या होगी यहाँ पे होगा अभी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। भाई तेरे आयन मेरा पास, मेरा आयन तेरे पास, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, और यहाँ से भी हाइड्रोजन पॉजिटिव पार्ट रखता है और सल्फेट नेगेटिव। हमें मिलेगा सोडियम इधर से पॉजिटिव, इधर वाले नेगेटिव, सल्फेट के साथ सोडियम सल्फेट Na2SO4, और यहाँ से हाइड्रोजन वाला पॉजिटिव पार्ट Cl के साथ HCl। बैलेंस करने के लिए 2 लगा देंगे तो Na2SO4 और साथ में क्या मिलेगा 2HCl। तो भैया क्या बना यहाँ पे बनी हाइड्रोक्लोरिक गैस, HCl गैस यहाँ पे बन रही है। दिस इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। अब इस हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को ड्राई रखने के लिए, सूखा रखने के लिए यहाँ गार ट्यूब में डाला गया कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछते हैं भैया गार ट्यूब में कैल्शियम क्लोराइड क्यों डाला। याद रखना है दैट कैल्शियम क्लोराइड इज अ ड्राइंग एजेंट। ये क्या है, ड्राइंग एजेंट है। ये जो HCl गैस बनेगी उसको ड्राई रखेगा, सूखा रखेगा। अब ये जो HCl गैस यहाँ से ड्राई HCl गैस निकल रही है, इसके पास लेकर आए हैं ये मॉइस्ट लिटमस पेपर, ब्लू कलर का, देख पा रहे हो। HCl गैस की एसिडिक प्रॉपर्टी जो है ये तभी उभर के सामने आएगी जब पानी मौजूद होगा, जब HCl होगा। तो मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर क्या हो जाएगा, मॉइस्ट। देखो मॉइस्ट लिखा है, मॉइस्ट लिटमस पेपर क्या हो जाएगा, ब्लू लिटमस हो जाएगा रेड। लेकिन यही अगर ड्राई होगा, ड्राई HCl के केस में देयर विल बी नो चेंज इन द कलर, क्योंकि अभी अभी सीख कर आए हैं कि आयंस कब बनते हैं, आयन बनते हैं अपने एक्वस सोल्यूशन में। अगर गैस ड्राई है, HCl ड्राई, पानी नहीं है, कोई आयन नहीं है, एसिडिक प्रॉपर्टी उभर के सामने नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी, कभी भी नहीं। तो एसिडिक प्रॉपर्टी को शो करने के लिए यहाँ पे मॉइस्चर या पानी या नमी का होना जरूरी है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, और द क्रिस्टल्स रियली ड्राई, क्या क्रिस्टल सच में सूखे होते हैं। तो क्या किया, यहाँ पे कॉपर सल्फेट ले लिया, कॉपर सल्फेट को लिया इन अ ड्राई टेस्ट ट्यूब। कलर क्या रहता है इसका, ब्लू। ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट लिया, उसे हीट करना शुरू कर दिया, और इस तरह से पानी के जो ड्रॉप्स हैं ये आपको दिखाई देंगे टेस्ट ट्यूब के साइड पे। और ये जो ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट है इसका कलर किसमें चेंज हो जाएगा, इनटू वाइट, क्योंकि हमारे पास रहता है कॉपर सल्फेट का पूरा फॉर्मूला CuSO4.5H2O। जब भी हीट करेंगे CuSO4 अलग, वाटर के मॉलिक्यूल्स अलग। ये जो लूजली अटैच्ड वाटर मॉलिक्यूल्स हैं दे आर नोन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये जो लूजली अटैच्ड वाटर मॉलिक्यूल्स हैं इन्हें क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है दैट इफ यू हैव ब्लू कलर्ड कॉपर सल्फेट, आपने उसको हीट किया, ये कॉपर सल्फेट में कलर होगा, पानी अलग, इसका कलर क्या हो गया, व्हाइट। लेकिन अगर आप इसमें दोबारा से
ऐसे ये जो टेस्ट ट्यूब में जो आपके पास वाइट वाइट सा कॉपर सल्फेट बचेगा, यू हैव टेकन द टेस्ट ट्यूब, ठीक है, और ये जो टेस्ट ट्यूब में आपके पास वाइट 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 CuSO4 एनहाइड्रस CuSO4 वाइट कलर का जो बन गया है, आप इसमें ऊपर से कुछ ड्रॉप पानी के डाल देते हो, ये दोबारा से क्या हो जाएगा, ये दोबारा से रिवाइव होके क्या हो जाएगा, ब्लू। क्योंकि ये जो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स इसके साथ अटैच हैं ये लूजली अटैच हैं, आसानी से टूट भी जाते हैं, आसानी से जुड़ भी जाते हैं, सो इट विल रीगेन द कलर। वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी। देखो हीट किया क्रिस्टल को, कलर क्या हो गया फिर उसका, वाइट। कहते ड्रॉपलेट्स जो हैं वो आपको बॉइलिंग ट्यूब पे दिखाई देंगे, तो दोबारा से आप अगर 2-3 बूंदे जो पानी की सैंपल में दोबारा ऐड कर देते हो, क्या होगा, व्हाट वुड यू ऑब्जर्व, ये दोबारा से वाइट कलर किस में शिफ्ट हो जाएगा, ब्लू में। ब्लू से वाइट हुआ आफ्टर द लॉस ऑफ वाटर, दोबारा से वाटर गेन करेगा तो वाइट से क्या हो जाएगा, ब्लू। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो देखो कितनी सारी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज हम लोगों ने डिस्कस कर ली है इस पर्टिकुलर वीडियो में। बुक उठाओ, मैं नहीं कह रही सिर्फ मुझे सुनोगे तो आपके एग्जाम्स जो है बहुत बढ़िया हो जाएंगे, आई एम अ हेल्प, ठीक है बच्चा, मैं आपकी हेल्प हूँ, मुझे सुनिए। लेकिन सेल्फ वर्क रहता है ना, जो प्रैक्टिस रहती है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी बच्चे ने प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है। अपनी एनसीईआरटी में सब कुछ मार्क कीजिए जो मैंने बताया है, अपने नोट्स खुद बनाइए, आप उस पर लिखिए कि मैम ने ये बताया ये बताया ये बताया, अपने नोट्स कंप्लीट कीजिए। जब आप लिख के अपना काम करेंगे, जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली यू विल सक्सीड, आप सक्सेसफुल बनेंगे। आपके सक्सेसफुल बनने से हमें बहुत खुशी होगी, हम सक्सेसफुल बनेंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, कमेंट्स में बताइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हेल्प कीजिए हमें भी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंच सके। और जैसे ही इस वीडियो पे 1K व्यूज़ कंप्लीट हो जाएंगे उसी समय मैं आपके लिए अगला वीडियो अपलोड कर दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब आप पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस कीजिए, हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में।